So, sir, first of all, thank you for coming. Thank you so much for inviting also, Shrishti. Yes, sir. Sir, so आपका बैकग्राउंड क्या था? आपने कहाँ से स्कूलिंग की थी? किस कॉलेज से और क्या स्ट्रीम था आपका? First of all, I am Antriksh Jain. My rank this year is AIR 130, and I am expecting IPS this year. एंड अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरी जो भी स्कूलिंग रही है एंड कॉलेज वगैरह रहा है वो ट्राई सिटी से रहा है, दैट इज चंडीगढ़, पंचकुला एंड मोहाली. सो इसी रीजन से मेरी सारी स्टडीज वगैरह रही हैं. स्कूल की अगर बात करें तो न्यू इंडिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंचकुला. एंड देन मैंने +2 नहीं करी है, मैंने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम इंडो स्विस ट्रेनिंग सेंटर चंडीगढ़. आफ्टर दैट मैंने बीटेक करी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज मोहाली. एंड उसके बाद मैंने 10 मंथ्स के लिए जॉब भी करी थी हैदराबाद में सेंट गोबिंद ग्लास इंडिया में. एंड आफ्टर दैट since June 2020 I have been preparing for civil services. And sir, did you took any coaching for civil services? Yeah, actually I prepared it online. घर पे ही, मतलब जब लॉकडाउन का टाइम था तो उस टाइम पे जो ऑफलाइन कोचिंग्स थी वो बंद थी इनिशियली. तो बायजूस वाज प्रोवाइडिंग लाइव क्लासेस ऑनलाइन, तो मैंने वो एनरोल करी थी. एंड 9 मंथ्स का वो कोर्स था एंड उन्हीं से मैंने जीएस की कोचिंग ली थी. हालांकि मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, उसके लिए मैंने अलग से प्रणय अग्रवाल सर के पास कोचिंग करी है. ऑनलाइन ही थी वो भी. दोनों ही चीजें मतलब मेरी ऑनलाइन रही है, मुझे दिल्ली जाने की जरूरत नहीं थी. सर, जैसा कि आपने कहा कि आपने 2020 से प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो उससे क्या 1 ईयर सफिशिएंट है प्रिपरेशन के लिए? जब मैंने एग्जाम दिया था तो इट वाज 15 मंथ्स एंड आई बिलीव कि 15 मंथ इनफ है. मतलब यूजुअली कहा जाता है कि 18 मंथ्स की प्रिपरेशन अगर आपकी है तो यू कैन क्लियर द अटेम्प्ट इन क्लियर द पेपर इन फर्स्ट अटेम्प्ट. हालांकि मेरे केस में 15 मंथ्स थी एंड मैंने उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को मोल्ड किया था. मेरे केस में मैं ज्यादा स्टैंडर्ड बुक्स भी नहीं पढ़ पाया था. बायजूस के कुछ क्लास पीपीटी नोट्स ही थे जिनको मैंने बेस बनाया था. बिकॉज ऑफ टाइम क्रंच मुझे काफी ज्यादा मतलब कट शॉर्ट करना पड़ा था कुछ चीजों को. ऑब्वियसली इट्स डूएबल बिकॉज मैंने भी किया. एंड आई फील कि जब मैंने शुरू करी थी जून 2020 में प्रिपरेशन बिल्कुल स्क्रैच था. एनसीईआरटीज भी मेरे को बिल्कुल याद नहीं थी एंड हिस्ट्री वगैरह सब कुछ भूल चुका था. तो इट वाज वेरी न्यू फॉर मी एंड इफ आई कैन डू इट आई बिलीव एनीवन कैन डू इट. वाई सिविल सर्विसेज? आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था, आखिर ऐसा क्या थॉट था कि आपने सिविल सर्विसेज में चूज किया अपने करियर के लिए? आई विल बी वेरी ट्रुथफुल हेयर. मुझे यूपीएससी के बारे में मुझे कॉलेज टाइम में ही आकर पता चला था. स्कूल टाइम में मुझे ये भी नहीं पता था यूपीएससी क्या होता है, आईएएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है. तो जब मैं कॉलेज टाइम में था, आई रिमेम्बर कि मैंने कोई मूवी देखी थी जिसमें मैंने किसी एम्बेसडर को देखा था. एंड आई फील लाइक कि यार एम्बेसडर बनना है. एंड आई आस्क्ड माय फ्रेंड्स कि हाउ टू बिकम दैट. दे टोल्ड मी देयर इज एन एग्जाम ऑफ यूपीएससी, यू कैन गिव इट. तब एक आइडिया आ गया था बट मेरी जॉब लग चुकी थी. सो आई डिडंट अटेम्प्टेड दैट ईयर. बट उसके बाद ये था कि मैंने उसके बारे में और सोचा. एंड जॉब की जो प्रोफाइल थी वो काफी अच्छी थी बट मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो सिविल सर्विसेज में ज्यादा हैं एंड मेरा एक्सपोजर ज्यादा होगा. मैं जो लाइफ में मैं इम्पैक्ट लेकर आ सकता हूँ किसी की भी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी वो भी ज्यादा होगा. So because of these reasons, there were some pull factors also, there were some push factors also with regards to my stream of education and with regards to my job profile. But pull factors ज़्यादा थे जिनके कारण civil services मैंने select करी. So what was your first preference? IAS, अभी IPS? फिलहाल मैंने first preference IAS रखी है. I should have written it IFS, but I was very confused कि IAS भरूं या IFS भरूं. हालांकि अभी भी जो मेरा रैंक आया उसमें आईपीएस मिलने के चांसेस ज्यादा हैं. एंड अगर मुझे दोबारा एग्जाम देना हुआ नेक्स्ट ईयर तो आई विल बी श्योरली कीपिंग आईएफएस एज फर्स्ट प्रेफरेंस. And sir, which cadre your first preference?
cadre will be dependent upon vacancies that will be there in each cadre. However, अगर current perspective के हिसाब से देखा जाए तो there are chances कि I will get Punjab as a home cadre. Otherwise, Uttar Pradesh will be there most probably. And sir, in which field do you like to work more? I mean, पुलिस में तो ज्यादा मतलब सेक्टर्स है ही नहीं है काम करने के लिए. I mean, law and order is one thing, then NDRF is there, then central agencies is there, and I think in any capacity, it's more or less same job, and I would like to serve in any job profile whichever is given to me. Sir, how do you started your preparation? Prelims means was combined in start or it was different? Because बहुत confusion रहता है इसमें कि हम prelims पहले start करनी है या फिर दोनों को साथ में ही लेकर चलना है. I believe कि जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए. जब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी तो मैंने ऑप्शनल पहले नहीं शुरू किया था. ऑप्शनल को 3-4 महीने बाद शुरू किया था इन नवंबर 2020. जून से लेकर नवंबर के बीच में मैंने वो सब्जेक्ट्स किए थे जो प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों जगह पे आते हैं. फॉर एग्जांपल पॉलिटी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया एंड एनवायरनमेंट. सो दीज सब्जेक्ट्स आई डिड इनिशियली. आफ्टर दैट प्रीलिम्स, आफ्टर दैट जो मेंस के सब्जेक्ट्स थे क्लास में जो चल रहे थे स्पेसिफिकली लाइक सोशल इश्यूज हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो ये सारे सब्जेक्ट्स साइड बाय साइड होते रहे थे विद ऑप्शनल आल्सो. तो मेरी जो प्रिपरेशन रही है वो प्रीलिम्स एंड मेंस की इंटीग्रेटेड रही है. इवन दो प्रीलिम्स वाज इन अक्टूबर लास्ट ईयर, अक्टूबर से 2 महीने पहले भी जो मेरा रिवीजन का एक फेज था उसमें मैं सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ रहा था. व्हाटएवर द सब्जेक्ट इज लाइक मॉडर्न हिस्ट्री प्रीलिम्स में भी आती है, मेंस में भी आती है. तो जब मैं उसको रिवाइज कर रहा था मैं कंसोलिडेटेड तरीके से कर रहा था. आई वाज नॉट डिफरेंशिएटिंग वेदर इट्स अ मेंस थिंग, इट्स अ प्रीलिम्स थिंग. तो मैं एक साथ ही रिवीजन कर रहा था एंड इसका बेनिफिट ये हुआ कि जब प्रीलिम्स के बाद एक बहुत कम टाइम था 2.5 मंथ्स का. आई वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम डेंगू एट दैट टाइम. सो मेरे पास टाइम कम था प्रिपरेशन के लिए. तो बिकॉज मैंने प्रीलिम्स से पहले काफी कुछ रिवाइज किया हुआ था इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के दौरान, सो इट बेनिफिटेड मी अ लॉट. So I suggest other aspirants also कि integrated preparation ही करनी चाहिए, चाहे वो current का कोई topic हो. It can be of prelims, it can be of mains, but आपके notes combined ही होने चाहिए और आपको revision करते हुए भी दोनों चीजों को एक साथ पढ़ना चाहिए. Sir, is there any secret tip for prelims, mains, and interview? I believe it's more knowledge. Knowledge काफी सारे लोगों के पास है. I mean, there are many people who score 120, 125 prelims, but उसके बाद अगर देखा जाए तो कई बार मेंस क्लियर नहीं होता है या कई बार इंटरव्यू में कम नंबर आते हैं. तो आई बिलीव प्रीलिम्स में एलिमिनेशन टेक्निक सब बोलते हैं लेकिन इसका आई गेस रिकॉर्डिंग या सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हमें तैयारी कोई खास टिप क्या रहेगी. तो जैसे कि मैंने बोला प्रीलिम्स में कोई खास टिप नहीं है. प्रीलिम्स में बस इस बात का ध्यान रखना है कि एलिमिनेशन करना है. लेकिन इस बार क्योंकि एलिमिनेशन टेक्निक नहीं चली है तो इफ आई हैव टू सजेस्ट समथिंग अकॉर्डिंग टू दिस ईयर वो ये रहेगा कि हमें मैगजीन्स के ऊपर, कोचिंग मैगजीन्स के ऊपर, बट वी डू स्टैटिक टॉपिक्स हमें करने हैं. टेस्ट सीरीज हमें लगानी है. टेस्ट सीरीज में से अगर कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो हमारे एक सोर्स के ऊपर सप्लीमेंट होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मीकांत मैंने जैसे पढ़ी है, अगर भी नई चीज मिल रही है विद रिस्पेक्ट टू करियर्स और स्टैटिक, मुझे अपने नोट्स में वो चीज लिख लेनी है, चाहे बुक में खाली पेजेस पे मैं लिख लूं या कहीं पर भी. इसके अलावा ये है कि न्यूज़पेपर की रेलेवेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है rather than मैगजीन एज आई एम सेइंग. तो न्यूज़पेपर जितना ज्यादा हम पढ़ सकें और अपने आप जितने ज्यादा हम नोट्स बना सकें, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल बिकॉज द एग्जाम दिस ईयर आई फेल्ट वाज न्यूज़पेपर ओरिएंटेड. सो दिस इज वन टिप. अगर मैं मेंस की बात करूं तो अगेन कंटेंट से ज्यादा आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है. एंड आई ऑल्सो फेल्ट इट. some told me that
फॉर एग्जाम्पल वाटर स्कैरसिटी एंड 10 पेज के आपके नोट्स बन जाएंगे वाटर स्कैरसिटी के ऊपर। के लिए नाउ आपके पास नोट्स 9-10 पेज के, आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है, सो आई बिलीव कि आपके नोट्स भी बहुत लिमिटेड होने चाहिए, so that you can actually implement it in your exam hall, and answer writing structure is obviously very important. इंटरव्यू के लिए भी टिप अगर आप मेरे से पूछेंगे तो कुछ खास टिप नहीं है, इट्स ऑल अबाउट पर्सनालिटी एंड हाउ डू यू इंटरैक्ट, एंड आई बिलीव कॉन्फिडेंस इज द की पैरामीटर इंटरव्यू में जो सबसे पहले होना चाहिए। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड है तो यू कैन बैलेंस आउट एनी क्वेश्चन, आपकी किसी भी सिचुएशन को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। सो आई बिलीव कॉन्फिडेंस, command on language is very much important. Is there any tip for answer writing? या आंसर राइटिंग में मतलब कुछ स्पेसिफिक टिप्स हैं, सभी टॉपर्स बताते हैं कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, एक बॉडी होनी चाहिए, डायग्राम्स होने चाहिए, अंडरलाइन करना है, ब्लॉकिंग करनी है। सो दीज आर फ्यू टिप्स। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है ऑन डाउरी, सो व्हाट कैन आई डू, आई कैन डिफाइन डाउरी, और आई कैन व्हाट एल्स आई कैन डू, मेरे पास अगर कोई भी डाउरी रिलेटेड डेटा हो तो मैं उसको इंट्रोडक्शन में लिख सकता हूँ। इंट्रोडक्शन विल ऑलवेज बी कैची अगर उसमें कुछ ना कुछ डेटा हो, हमारे पास कुछ भी डेटा पॉइंट, इट कुड बी एनीथिंग। डाउरी रिलेटेड डेथ्स हम लिख सकते हैं, या फिर डाउरी के कितने केसेस रजिस्टर हुए हैं अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डेटा, वो हम लिख सकते हैं, एंड दिस डेटा विल बी इजीली अवेलेबल। इंट्रोडक्शन इस टाइप से कर सकते हैं। देन क्वेश्चन में पूछा हो सकता है कॉजेस क्या हैं डाउरी के, इफेक्ट्स क्या है डाउरी के, क्या इससे सेक्स रेशो पे फर्क पड़ता है, क्या इससे सन मेटा प्रेफरेंस का कुछ इशू है, क्या इसमें पॉवर्टी का कुछ रोल है। तो हम बॉडी में इसको लिख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के साथ। एंड यूजुअली मैं क्या करता हूँ, जो जैसे अगर मान लो आपने कॉजेस पूछे हैं तो मैं कॉजेस को ब्लॉक कर दूंगा, लाइक कॉजेस ऑफ डाउरी, एंड दिस विल बी ब्लॉक्ड। एक डब्बा बना दूंगा मैं उसके ऊपर। आफ्टर दैट जो भी मेरा बॉडी में रहेगा उसमें मैं अंडरलाइनिंग करूंगा, हमेशा मैं पॉइंट्स में लिखता हूँ 1 2 3। प्रिवेंट यूजेज ऑफ ए बी सी, बिकॉज उससे पता नहीं लगेगा कि आपने कितने पॉइंट्स लिखे हैं एग्जामिनर को। एंड काफी खुला खुला लिखना है, काफी अच्छी राइटिंग में, मतलब राइटिंग मेरी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जो मैं कह सकता हूँ। आफ्टर दैट एंडिंग से पहले अगर 10 मार्कर का क्वेश्चन है, उन्होंने डायरेक्टली सॉल्यूशंस पूछे हैं तो आप सॉल्यूशंस बता सकते हैं। उसके लिए हम याद रख सकते हैं लिपित, LIPIT, L फॉर एनी लॉ, अगर कोई भी लॉ है डोरी प्रिवेंशन के लिए, I फॉर इंस्टीट्यूट, इफ देयर इज एनी इंस्टीट्यूट जो कि स्पेसिफिकली इस चीज को देख रहा है, P फॉर पॉलिसी और एनी स्कीम, अगर कुछ भी सरकार चला रही है जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सो इट इज ऑल्सो लिंक्ड समवेयर विद डाउरी, तो ये हो सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉडीज, अगर कुछ भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं जिनके हम सपोर्ट से इस चीज को रोक सकते हैं। एंड देन T फॉर टेक्नोलॉजी, हम कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके डाउरी को खत्म कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द फ्रेमवर्क लिपित का हम यूज कर सकते हैं। एंड अगर 15 मार्कर का क्वेश्चन है तो हमें बहुत डिटेल में ये सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे। अगर 10 मार्कर क्वेश्चन है तो जस्ट वन लाइनर कैन ऑल्सो डू। एंड ये वे फॉरवर्ड या सॉल्यूशन देने के बाद हमें कंक्लूजन देना पड़ेगा। नाउ कंक्लूजन इज इट शुड बी 2 or 3 लाइनर ओनली। अब इस 2-3 लाइनर में हमें लिखना क्या है, तो whatever the crux of the question is coming, for example we know dowry is an issue, dowry बहुत साल से चल रहा है, एंड बहुत ज्यादा सरकार कोशिश भी कर रही है, लेकिन ये एक सोसाइटल इशू बन चुका है, सोसाइटी में ये स्टिल प्रेवलेंट है। तो व्हाट वी कैन राइट, डिस्पाइट गवर्नमेंटल एफर्ट्स the society is not changing at a very large pace, and if we really want a positive change in our society, we need IEC campaign, that is educational campaigns, so that more sensitization on the issue will generate. So that's how the conclusion can be. And I believe in this question, if you are following all the answer writing tips like blocking, underlining and giving adequate points, like adequate points in terms of body causes में आपको सभी टाइप के causes बताने हैं, whether it's a social issue, whether it's a economic issue, whether it's a political issue, whether it's a cultural issue, आपको ये सारे डायमेंशंस को एक बार छेड़ देना है। अगर आपने छेड़ दिया तो आई एम डेफिनेटली श्योर 10 में से 5 नंबर आपके श्योर हैं, 20 में से आपके 7-7.5 नंबर, सॉरी 15 में से 7-7.5 नंबर भी श्योर हैं। सो दीज थिंग्स वी नीड टू कीप इन माइंड। Sir, any tip for essay paper? एक्चुअली ऐसे में तो मैं भी बहुत ज्यादा वीक हूँ,
although I got 117 and I believe it's a decent score, average score, but ऐसे की अगर मैं बात करूं तो मेरी जो प्रॉब्लम है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग में नहीं थी इतनी ज्यादा। आई यूज टू ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए भी अगेन टॉपर्स की टिप है कि स्पेकली यूज कर सकते हैं, सोशल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, लीगल डायमेंशन, इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्ट्री, कल्चर, ये सारे डायमेंशन हम देख सकते हैं। इन्वायरमेंटल इज ऑल्सो वन, टेक्नोलॉजिकल इज ऑल्सो अनदर। सो इन डायमेंशंस के बाद आप एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। बट ऐसे में मुझे जो प्रॉब्लम आती थी वो आती थी फ्लो की, कोहेरेंस की। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, शुरुआत में मैं जब ऐसे लिखता था तो मैं हमेशा एनेक्डोट से शुरुआत करने की कोशिश करता था। कोई भी एक फेक स्टोरी आप बना सकते हैं या कोई भी रियल लाइफ स्टोरी को आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर एक विमेन एम्पावरमेंट का मैं टॉपिक लिख रहा था एंड उससे 1-2 दिन पहले मैंने कुछ टॉपिक पढ़ा था कि देयर इज अ सरपंच ऑफ विलेज इन बठिंडा, कुलविंदर कौर, शी इज अ विमेन एक्चुअली। तो उनका मैंने एक एग्जांपल यूज किया था कैसे उन्होंने सरकार के जल जीवन मिशन को यूज करके गांव में हर एक घर में पानी पहुंचाया। और विमेन जो बहुत दूर से मटकों में पानी लेकर आती थी एंड बहुत दूर जाती थी, जिसके कारण टीनेजर्स, एडोलेसेंट गर्ल्स की पढ़ाई को भी बहुत नुकसान हो रहा था। तो कैसे उसके लिए एक बेनिफिट मिला। तो मैंने वो एग्जांपल वहां पर कोट किया। तो इस टाइप के एनेक्डोट्स आप कोट कर सकते हैं इन इंट्रोडक्शन। हालांकि एक्चुअल एग्जाम पेपर में बिकॉज फिलोसफिकल एसेज आए थे तो मैं ज्यादा एनेक्डोट्स का यूज कर नहीं पाया। देन यूजुअली जो सेकंड एसे एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट एसे ऑफ द होल एसे, आई मीन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो था जिसके कारण एक बॉडी में फ्लो आता है, एसे में एक फ्लो आता है। वो एक लिंकिंग पैराग्राफ था जिसमें मैं आई यूज्ड टू मार्क क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल द टॉपिक इज आई विल टेक द टॉपिक ऑफ एग्जाम ओनली, research without knowledge is a blind date, is nothing but a blind date. This was a topic जो कि इस बार आया था एग्जाम में, तो मैंने यही टॉपिक पिक किया था। तो हाउ आई मेक क्वेश्चंस, सो इट वाज लाइक दैट, व्हाट इज रिसर्च, व्हाट इज नॉलेज, why India is lagging in research despite having knowledge, what can we do to ensure that knowledge translates into research, and many more questions. I may not be able to remember those questions, but कम से कम 7-8 आपने questions पूछ लिए उस second paragraph में, right? उसके बाद एक एक पैराग्राफ में जो भी आपने क्वेश्चन पूछा, like what is research, just have to write that heading. पीछे आपको डायमेंशंस निकालने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल सोशली रिसर्च क्या हो सकती है, पॉलिटिकली रिसर्च क्या हो सकती है, कल्चरली रिसर्च का कुछ और मतलब हो सकता है। तो आप एक मतलब हाफ पेज लेकर उसको थोड़ा सा बता सकते हैं। आफ्टर दैट व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज को भी इसी तरह से डिफाइन किया जा सकता है। देयर आर वेरियस थिंकर्स जो नॉलेज को डिफाइन करते हैं, तो आप 2 या 3 थिंकर्स के थ्रू नॉलेज को डिफाइन कर सकते हैं। देन रिसर्च कितने टाइप्स की होती है, देयर कैन बी मार्केट रिसर्च, देयर कैन बी सोशल रिसर्च। सो दिस टाइप रिसर्च को मैंने डिफाइन कर दिया था अलग अलग डायमेंशंस में। कल्चरल रिसर्च भी हो सकती है, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वगैरह हमारी आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करती हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिसर्च। उसके बाद मैंने फिर उसमें ये किया कि इंडिया के पास नॉलेज है बट रिसर्च में वो ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रही। तो कुछ डेटा पॉइंट्स दे दिए, जैसे कि हम पेटेंट्स तो करवा रहे हैं बट वो पेटेंट्स सोशली रेलेवेंट नहीं है, रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं बट वो सोशली रेलेवेंट नहीं है, यूजफुल नहीं है, वो डेटा दे दिया कुछ मैंने। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं सॉल्यूशंस में, अब अगेन बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। स्कूल लेवल पे कुछ सॉल्यूशन हो सकता है, कॉलेज लेवल पे कुछ हो सकता है, अडल्ट टिंकरिंग लैब्स का हमारे पास एग्जांपल है। स्कूल्स में भी अब हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग की हम बात कर रहे हैं। तो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स जो मैंने मतलब वहां पर जाकर लिखे। कुछ स्कीम्स भी हैं, उन स्कीम्स को भी मैंने लिखा। सॉल्यूशंस में भी अगेन सोसाइटल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अगर कुछ पॉलिटिकल सॉल्यूशन है, पॉलिटिकल मतलब अगर हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट अच्छी है और वो प्रमोट कर रही है साइंस को, तो ऑब्वियसली रिसर्च भी हो पाएगी एंड करंट डिस्पेंसेशन हैज डन दैट। तो उस वे में हम लिख सकते हैं, राइट। एंड उसके बाद कंक्लूजन में ये रहता है कि मेरे को यहाँ पर दिस वाज आल्सो वन ऑफ द पॉइंट वेयर मेरे को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती थी। आई यूज्ड टू गेट द कमेंट कि आपका जो कंक्लूजन है ना बहुत एक एब्रप्ट है और आपका एसे जो है बहुत एब्रप्टली एंड हो रहा है। तो कभी भी एसे को जब हम कंक्लूड करते हैं तो टेक 2 पेजेस, इट्स नॉट जस्ट सिंगल पैराग्राफ जिसमें आप कंक्लूड कर देंगे और ऐसे खत्म। आपका जो क्लोजिंग आएगी वो कम से कम 2 पेज लगेंगे उसमें। वो हम कह सकते हैं एक प्री कंक्लूजन है, एक फाइनल कंक्लूजन है। प्री कंक्लूजन में आप स्टार्ट कर देंगे कि सरकार का काम बहुत अच्छा है, हमें और करना चाहिए एंड ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा। कुछ पोएम्स आप रेडी कर लेंगे तो उस पोएम्स को लिख लेंगे।
जैसे मैंने एक पोइम यूज करी थी कि स्टार्ट नाउ, स्टार्ट विद हैंड्स ट्रेम्बलिंग, स्टार्ट विद आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट इट वाज अ वेरी पॉजिटिव पोइम। तो मैंने उसको डायरेक्ट यूज किया अपने एस्से में, उसको मोल्ड कर दिया अपने एस्से के कॉन्टेक्स्ट के साथ, एंड उसके बाद धीरे धीरे उसको एंड कर दिया विद लाइनर की अगर हम रिसर्च करेंगे तो वी कैन बिकम अ विश्व गुरु, एंड हम अपनी जो पोजीशन है, ओल्ड ग्लोरी है, उसको रिक्लेम कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ आई एंडेड इट, लाइक 2 पेजेस में वो एंड किया गया था। सो ऐसे के लिए मतलब मैं यही बोलना चाहूंगा कि मेरे को भी बहुत डिफिकल्टी होती है, लेकिन मैंने एट द एंड अनुदीप दुरीशेट्टी सर की बुक पढ़ी थी जिससे मुझे काफी बेनिफिट हुआ, एंड आई सजेस्ट कि कोई भी व्यक्ति जो मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड से है वो ये बुक पढ़ सकता है। Sir, how did you prepare your notes? एक्चुअली आई प्रिंटेड बाईजूस पीपीटी मटेरियल, एंड उसी में जब क्लास चलती थी तो मैं उसी पीपीटी मटेरियल में अपने नोट्स लिखता रहता था अगर कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर टेस्ट सीरीज की कोई मेरे को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वो भी मैं उसी में लिख लेता था, क्योंकि मैं एक साइड प्रिंट कराता था, एक साइड ब्लैंक छोड़ता था, व्हाइट पेज। तो मैं उसमें अगर कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है विच कैन बी यूज इन स्टैटिक, उसको मैं अपने स्टैटिक नोट्स में लिख लिया करता था। एंड जो मेरे करंट अफेयर्स के नोट्स थे वो भी मैंने अलग बनाए थे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट कॉपीज रखी हुई थी, मैंने ऑनलाइन नोट्स नहीं बनाए थे। एंड उसमें मैं मतलब जो भी न्यू कोई भी इंफॉर्मेशन नई लगती है उसको मैं नोट डाउन कर लिया करता था। इट्स लाइक कि people were also asking me कि sir please share your newspaper notes strategy, तो I will use your platform for telling this कि newspaper note strategy मैं बता नहीं सकता। एक्चुअली जब हम नोट्स बनाते हैं तो नोट्स उस चीज का बनाया जाता है जो आपको जो जिस चीज की आपको नॉलेज नहीं है, एंड आपने लिख लिया, लेकिन अब शुरुआती 1-1.5 महीना आपको लगेगा कि कैसे नोट्स बनाने हैं, बट आप धीरे 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 खुद सीख जाएंगे। इसमें मतलब मेरे बताने वाला कुछ नहीं है कि मैं नोट्स कैसे बनाता था, इट विल कम आउट ऑफ सेल्फ प्रैक्टिस ओनली। अगर कोई भी मतलब एस्पिरेंट नोट्स बनाना चाहता है तो ही शुड डू इट ऑन हिज ओन, एंड 1-1.5 महीने में वो अपने आप सीख जाएंगे। इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, मैं बिल्कुल शॉर्टकट में बता भी नहीं सकता कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, बिकॉज इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड आई बिलीव अगर आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यूज करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। Any tips for aspirants that you think they must should do during preparation? आई बिलीव पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इज अनदर थिंग। यूजुअली क्या होता है, एस्पिरेंट्स सोचते हैं यार, मतलब मैं भी सोचता था, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सोचता था, मैं यूजुअली पढ़ता हूँ 8 से 10 घंटे, एंड आई हैव सीन इन माय प्रिपरेशन टाइम कि बंदे 13-14 घंटे भी पढ़ रहे हैं, एंड आई वाज लाइक यार मैं बहुत कम पढ़ रहा हूँ, क्या क्लियर कर पाऊंगा? ये सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए, मुझे भी आया था, बट ऑब्वियसली मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, दे हेल्प मी अ लॉट, मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव थे, उनसे काफी मतलब हेल्प मिलती थी जब मैं उनके साथ शेयर करता था। बट आई बिलीव इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, आप किसी से कम नहीं है, अपना एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यू कैन डू इट। आपको अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर ट्रस्ट होना चाहिए, आपको अपने सोर्सेज पर ट्रस्ट होना चाहिए, आपको अपनी प्रिपरेशन पर ट्रस्ट होना चाहिए। इफ यू हैव डन इट विद योर होल हार्ट ना, आई एम टेलिंग यू बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं आप, बस एक पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत है, दैट्स इट, दैट इज द वन सिंगल टिप जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स में मिसिंग है। एंड यस, डोंट गिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम टू समथिंग लाइक सिर्फ जीएस पे ध्यान नहीं देना है, सीसेट पे भी ध्यान देना है। इफ यू सी माय मार्कशीट ऑल्सो, बहुत ही एवरेज मार्क्स आए हैं सभी सब्जेक्ट्स में, किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं आए हैं, बिकॉज आई गिव इक्वल टाइम, जितना भी टाइम वहां पर जरूरी था बेस्ड अपॉन माई लिमिटेशंस उतना ही टाइम मैंने दिया। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मैंने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, वहां पर मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा शूट कर गए हैं एंड कहीं पर मेरे मार्क्स ही नहीं आए हैं, ऐसा नहीं है, मेरे सभी मार्क्स बहुत एवरेज हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द थिंग दैट एस्पिरेंट्स नीड टू कीप इन माइंड। Sir, what can aspirants do during preparation to develop their personality? पर्सनालिटी के लिए अगेन देखिए, पर्सनालिटी जो होती है वो बहुत बिल्डिंग ब्लॉक्स उसके स्कूल लेवल से ही हमारे शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सनालिटी डायरेक्टली यूपीएससी की प्रिपरेशन में आकर बनेगी, उससे पहले के भी कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स रहे होते हैं, सबका लाइफ एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं आई बिलीव। बट अब हम जो कर सकते हैं इस 2 साल की प्रिपरेशन में या 3 साल की प्रिपरेशन में, वो ये है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना सीखना होगा, आपको एक एग्रीएबल पर्सनैलिटी बनना होगा, आपको एक ऑप्टिमिस्ट बनना होगा। ये नहीं कि आप नेगेटिव बातें कर रहे हैं,
आपको हमेशा किसी भी चीज में पॉजिटिविटी को ढूंढना है, बिकॉज इंटरव्यू में भी अगर आप जा रहे हैं, बिकॉज इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट, दे आर गोइंग टू चेक योर पर्सनैलिटी। आई गॉट 195, तो आई बिलीव कि इंटरव्यू में 195 मार्क्स इसलिए आए हैं क्योंकि पर्सनैलिटी उतनी अच्छी है। मैं किसी भी चीज को नेगेटिवली नहीं व्यू करता, मैं पॉजिटिवली व्यू करता था। मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस, माय कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, these things matter, and I mean chairman जो है वो इतने साल का उन्हें एक्सपीरियंस है, they know when person is faking and when person is truthful। तो आई बिलीव कि पर्सनालिटी जो है वो यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ बनाई जा सकती है। अगर किसी को इंग्लिश की प्रॉब्लम है तो ही कैन रीड न्यूज़पेपर्स अ लॉट एंड मिरर के सामने खड़े होकर बोल सकता है। फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन में इंग्लिश यूज करी जा सकती है। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंग्लिश, लाइक लैंग्वेज कैन नेवर बी द बैरियर फॉर योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी एक अलग चीज होती है, लैंग्वेज एक अलग चीज होती है। बट यस, अगर आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है तो आपका कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बूस्ट हो जाएगा। तो दीज आर सम थिंग्स जिसके ऊपर काम करना चाहिए। पर्सनैलिटी अगेन वही चीज है कि कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, उससे काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। What do you think that aspirants should avoid during preparation? Sorry, can you repeat the question? What can you think that aspirants should must avoid during their preparation? Depression are you talking about? Things to avoid during preparation. Sorry, I am not getting, I guess sound problem is there. Things not to do during preparation. Okay, got it. तो अगेन inferiority complex is one of the thing जो मैंने अभी ऑलरेडी बात कर ली है। एंड अनदर थिंग इज प्रीलिम्स के मार्क्स, मॉक के मार्क्स। I used to get 56, 58 in विजन अभ्यास टेस्ट सीरीज ऑल इंडिया पेपर से जस्ट थोड़े ही दिन पहले। बट मुझे कभी ये नहीं हुआ कि मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, मतलब फील आई थी, फैमिली ने बहुत अच्छा से सपोर्ट किया। मैं तो सोच चुका था तैयारी छोड़ दूं एंड मेरे बस का नहीं है, बट आई डिडंट। ये है कि आपके जो मार्क्स मॉक में आ रहे हैं, दैट डजंट मैटर, बिकॉज इट्स नॉट द एक्चुअल यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी को एक ही एग्जाम बनाना है पूरे साल में, विच इज अ वेरी क्वालिटी एग्जाम। उन्हें पता है कि इजी क्वेश्चंस देने हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस देने हैं, टफ क्वेश्चंस देने हैं। बट व्हाट विल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स डू? उनको बहुत सारे 16 से 20 एग्जाम बनाने हैं एंड दे विल रैंडम फैक्ट्स पूछ रहे होंगे, क्वेश्चंस के जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी इतनी अच्छी नहीं होंगी, इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी। तो आई बिलीव कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को जस्ट एक पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेना चाहिए उनके मॉक टेस्ट को। वो आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं। मेरे लिए जो टेस्ट सीरीज थी वो सिर्फ इसलिए थी, एक तो मुझे अपनी एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करना था और दूसरा मुझे अपनी नॉलेज बेस को इंप्रूव करना था। इट वाज नेवर अबाउट मार्क्स। मुझे मार्क्स को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एंड आई सजेस्ट एस्पिरेंट्स आल्सो कि मार्क्स को नहीं देखना है हमें बस पॉजिटिव रहना है, हमें इंफॉर्मेशन गैदर करते रहना है, हमें उसको रिवाइज करते रहना है। एलिमिनेशन टेक्निक को हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है एंड एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि अगर मान लो पेपर बहुत अनएक्सपेक्टेड आ जाए जैसे कि इस बार, तो आपकी स्ट्रैटेजी मोल्डेबल होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। अगेन दीज आर द थिंग्स जो मतलब एस्पिरेंट्स को नहीं करनी चाहिए। टेंशन बहुत लेते हैं एस्पिरेंट्स, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मैंने तो मोबाइल भी यूज किया है, सोशल मीडिया भी यूज किया है, फ्रेंड्स के साथ भी घूमा हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कट ऑफ कर लिया था। देयर आर टॉपर्स आल्सो जो कट ऑफ कर लेते हैं, बट आई बिलीव इफ यू कैन मैनेज 8 to 10 आवर्स ऑफ स्टडी विद दीज थिंग्स, दैट इज गुड। मतलब ये मेरी डेडिकेटेड स्टडी है, ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ में मोबाइल है एंड आई एम स्टडिंग, आई एम काउंटिंग दैट इन 8 to 10 आवर्स, ऐसा नहीं है। 8 to 10 आवर्स की स्टडी बहुत अच्छे से करनी है, अदरवाइज मोबाइल को दूर रखना है। वैसे आप मोबाइल को जितना मर्जी यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दीज आर सम things not to do. Any tip from your side that is left in questions? I believe I have covered almost all the points. Yeah, I have covered it almost. So should I stop the recording now? Yes, if your questions are completed, that's fine. I mean, my final message to the aspirants would be that be positive, be confident. I know because I'm selected, तो आप लोग बोलेंगे कि अब तो ये select हो गया तो अब ज्ञान देगा, but it's not like that. I mean, as a frank conversation में मैं ये बोलना चाहूंगा कि मतलब पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास मैसेजेस भी बहुत आ रहे हैं कि आप अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करिए, आंसर शीट शेयर करिए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास कोई मेंटर नहीं था। मेरी स्ट्रैटेजी मुझे मतलब यूट्यूब का बहुत एक्सटेंसिव यूजेज करा है मैंने, वेबसाइट्स का बहुत एक्सटेंसिव यूजेज किया है एंड अपने ऊपर विश्वास रखा है। मेरी जो स्ट्रैटेजी थी मैं उसके ऊपर स्टिक रहा।
either it's an institute, either it's a resource. जो भी चीज मैंने फॉलो करी है बहुत अच्छे से फॉलो करी है. In my case it was Byju's IAS, उनका YouTube चैनल, कुछ दृष्टि IAS वेबसाइट के कुछ पीसीस. तो आप जो भी करें एक ही चीज करें. जैसे अभी एक एस्पिरेंट का मैसेज आया था, he was doing RS Sharma also, Tamil Nadu board also, NCERT also. So many books he is doing for a single subject. I don't think इतने सारे सब्जेक्ट्स करने की जरूरत है. एंड वन ऑफ द मैसेज वाज कि सर एडिशन चेंज हो गया है बुक का, तो आई वाज रीडिंग नेक्स्ट बुक अगेन. एडिशन चेंज ही तो हुआ है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऐड हो गई तो क्या. सो जस्ट स्टिक टू योर रिसोर्सेज. सब यही बोलेंगे, बट मेरी बात मान लो, मतलब एक सोर्स ही फॉलो करो एंड उसको सप्लीमेंट करो टेस्ट सीरीज वगैरह से. दैट्स इट. इसके अलावा कुछ नहीं करना है. इंफॉर्मेशन गैदर होती रहेगी. न्यूज़पेपर रोज पढ़िए. न्यूज़पेपर का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है according to current scenario. So just do it, and each one of you can do it. बस थोड़ा सा वो extra 1% जो होता है ना वो देना पड़ेगा. That's it. Thank you very much. Thank you Shrishti for inviting me also. Thank you. Thank you sir.